वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि गिवन सॉल्वेंट में आप ज्यादा से ज्यादा कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब पानी है, पानी के अंदर सपोज शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं, चाशनी बना रहे हैं, नमक डिसॉल्व कर रहे हैं, तो एक लिमिट है, सोल्यूशन की एक लिमिट है कितना मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते हैं। जितना भी मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते हैं दैट इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी तीन फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करेगी। पहला फैक्टर नेचर, सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों का नेचर, फॉलोड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन तीन फैक्टर्स पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। हमें यहां दो तरह से सॉल्युबिलिटी पढ़नी है। हमें पहला पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड इन लिक्विड। तो बेटा एक तो हमें यह पढ़ना है कि हमें घोलना है सॉलिड या लिक्विड, किसमें? लिक्विड में। हम लिक्विड सॉल्यूशंस को ही पढ़ रहे हैं और लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा। अब सोल्यूट हमारा सॉलिड है या लिक्विड है उसके लिए। तो बेटा यहां पे जो फैक्टर्स हैं किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो आप समझ गए होंगे हम पढ़ने क्या जा रहे हैं कि पानी के अंदर आप चीनी घोल रहे हो, नमक घोल रहे हो या कोई और लिक्विड जैसे HCl लिक्विड घोल रहे हो, H2SO4 लिक्विड घोल रहे हो, तो हम उसकी सॉल्युबिलिटी यहां देख रहे हैं। ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, जिसमें पहला फैक्टर है बेटा नेचर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट। बच्चों जब भी ये फैक्टर आएगा यूजुअल हमारा को इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस देखने हैं। दैट इज सिंपल भाषा में हम हमेशा कह देंगे लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका क्या मतलब है? पोलर चीजें पोलर सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व होंगी, नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर। वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, वाटर में आयंस है, चार्जेस हैं, पोल्स हैं, पोलर सॉल्वेंट है। तो वाटर के अंदर पोलर सब्सटेंसेस ज्यादा घुलेंगे। अगर हमारा सोल्यूट पोलर है तो ज्यादा डिसॉल्व होगा। इसमें एक हमारे यहाँ क्वेश्चन है, ग्लूकोज नॉन पोलर माना जा रहा है या ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? तो उसका आंसर है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नेचर का मतलब दो चीजों में अगर इंटरेक्टिव फोर्सेस आ रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो घुलेंगे। नॉन पोलर जिनमें वंडर वॉल फोर्सेस हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में घुलते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे बेंजीन हुआ, CCl4 है, वेस्ट्रॉन, वेस्ट्रोसॉल, दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। दूसरा फैक्टर यहां जो है दैट इज मेन टेम्परेचर। ये बेटा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां का टेम्परेचर। जनरली हमारे दिमाग में आता है टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बिकॉज हमारे दिमाग में पानी में चीनी घोलना पहला एग्जांपल आता है। ओके, बट इसको हमें ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल से देखना है। यहां सब्सटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं विच आर एंडोथर्मिकली सॉल्युबल, यानी जब वो घुलते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है। तो अगर कोई सोल्यूट किसी सॉल्वेंट के साथ मिक्स हुआ और बच्चों ये इक्विलिब्रियम आया और इसका डेल्टा H पॉजिटिव है, दैट मींस डेल्टा H पॉजिटिव मींस एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसके लिए हम कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर के बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू ली शैटेलियर प्रिंसिपल, टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम आगे जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो हम डिसॉल्व करें और हीट एवॉल्व हो जाए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व करते हैं, हीट एवॉल्व हो जाती है। लिथियम सल्फेट वाटर में डिसॉल्व करें, हीट एवॉल्व होगी। सीरियम सल्फेट डिसॉल्व करें, हीट एवॉल्व होगी। तो अगर किसी सब्सटेंस में डेल्टा H, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेल्टा H नेगेटिव आ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर डेल्टा H नेगेटिव है दैट मींस हीट एवॉल्व हो रही है। और एग्जाम्पल याद रखने जरूरी है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हुआ या लिथियम सल्फेट हुआ या फिर सीरियम सल्फेट हुआ, ठीक है। इन सब्सटेंसेस में डिसॉल्व करने पर हीट निकलती है एंड हेयर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया इक्विलिब्रियम पीछे चला जाएगा,
सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। इसमें एक और तरह के सब्सटेंस हैं बेटा, दे आर टर्म्ड एज इर्रेगुलर सॉलिबिलिटी कह सकते हैं। इनमें टेम्परेचर का इफेक्ट कुछ ऐसा है कि एक लिमिट तक तो टेम्परेचर बढ़ाने में सॉलिबिलिटी बढ़ती है, फिर कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों Na2CO3, ठीक है, डॉट 10H2, ठीक है, दैट इज वॉशिंग सोडा। या ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल था बच्चों सोडियम सल्फेट Na2SO4 डॉट 10H2O, ग्लोबस सॉल्ट। बेटा इसमें यह ध्यान रखना है 32 डिग्री सेंटीग्रेड नियरली इस टेम्परेचर तक, टेम्परेचर बढ़ाने तक, यहां तक लाने में टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी और इसके बाद सॉलिबिलिटी कम होगी। दैट मींस अगर ग्राफ की लैंग्वेज में बच्चों में कहूं तो यहां इसका ग्राफ समवॉट ऐसा आता है, यानी इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है ना, इसका टेम्परेचर है बेटा आपका, दिस वन इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड नियरली, और ये है आपकी सॉलिबिलिटी की एक्सेस। सॉलिबिलिटी की यूनिट मोल्स पर लीटर, ग्राम्स पर लीटर ये हो सकती है। इज इट क्लियर? बेटा ये वाला पॉइंट कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है? इसके बिलो और इसके अबव चीजों में वेरिएशन है। इसके इस टेम्परेचर के बिलो जितना आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे या अप टू दिस टेम्परेचर सॉलिबिलिटी बढ़ रही थी, इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी कम हो रही है। इट इज ऑल्सो अकर्स इन ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2। तो कई और एग्जाम्पल हैं जिनमें ये वाला कंडीशन देखने को आए। तो टेम्परेचर फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार मैं फिर लिख देता हूं बच्चों कि सॉलिबिलिटी सॉलिड और लिक्विड में किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। बच्चों सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड इन लिक्विड्स, इनका बेटा एक फैक्टर आया आपका, दैट इज नेचर, जिसमें हम सिंपल भाषा में कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। दूसरा फैक्टर हमारा आ गया, सेकेंड फैक्टर टेम्परेचर, गुड। और टेम्परेचर में जनरली डेल्टा H प्लस या माइनस, और अगर कोई चीज एंडोथर्मिकली सॉल्युबल है, डेल्टा H प्लस है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एक्सोथर्मिकली सॉल्युबल है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होगी। और अगर आपको Na2SO4.10H2O जैसा कुछ दिखे तो वहां याद रखेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर की एक लिमिट तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी फिर कम होगी। बेटा इसके लिए एक जनरल हम एग्जांपल और देते हैं, जैसे अगर कोई आपसे कहे कि पानी गर्म कर दो, हलवाई है कह रहा है पानी गर्म कर दो, चीनी घोलनी है, पहले एग्जांपल में आ रहा है टेम्परेचर बढ़ाएं सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सही कह रहा है। लेकिन अगर कोई पेंटर आपसे कह रहा है पानी गर्म कर दो, चूना घोलना है, बेटा चूना जो पानी घुलता है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, CO2 गैस निकलती है एफरवेसेंस के साथ, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो बेसिकली वो चूना घोल नहीं रहा। गुड। तीसरा फैक्टर होता है बच्चों हमारा यहां प्रेशर, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? अगर सॉलिड या लिक्विड आप घोल रहे हैं तो ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट या नो इफेक्ट भी कह दें तो चलेगा, ऑलमोस्ट नो इफेक्ट। तो सॉलिड या लिक्विड क्योंकि हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में है, प्रेशर बढ़ाने से और कोई ज्यादा चेंज होना नहीं है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस ऑलरेडी वेरी लेस है, इसलिए प्रेशर का यहां नो इफेक्ट या नो इंपैक्ट है। बोलो बच्चों क्लियर है? सॉल्युबिलिटी बेसिकली वर्ड क्लियर है। अब हम जो आ रहे हैं दैट इज मेन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अभी था सॉलिड और लिक्विड, जो हमारे कोर्स में मेन है बेटा वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड।
ये है मेन हमारे कोर्स में। यानी इसका मतलब क्या है, पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस घुली हुई है, एयर घुली हुई है, तो ये वाला फैक्टर यानी कितना हम प्रेशर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएं, तब वो ज्यादा डिसॉल्व होगी या कम। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठंडे में हमें ज्यादा अच्छे लगने चाहिए बिकॉज सॉल्युबिलिटी वहां CO2 की ज्यादा है। तो अगर हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व देखना चाहते हैं तो कौन कौन से फैक्टर हैं वहां। पहला फैक्टर सेम वही नेचर है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बच्चों अगर पोलर सॉल्वेंट है जैसे वाटर है, तो वाटर में पोलर चीजें ज्यादा घुलेंगी, जैसे अमोनिया इज ए पोलर गैस, वो घुल जाएगी, या HCl गैस डिसॉल्व हो जाएगी, SO2 डिसॉल्व हो जाएगी। तो वो चीजें वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होंगी जो पोलर है। और ये देखा गया है वाटर में मैक्सिमम वो ज्यादा डिसॉल्व होते हैं विच कैन फॉर्म अ कंपाउंड और केमिकली रिएक्ट। फॉर एग्जांपल अमोनिया वाटर के साथ NH4OH बना लेगा, SO2 H2SO3 बना लेगा एंड सो ऑन। तो जो केमिकली रिएक्ट कर लेते हैं वहां सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। ऐसे ही अगर बात करें हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये नॉन पोलर गैसेस हैं, तो इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है, कम, ठीक है, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा फैक्टर आ गया दैट इज टेम्परेचर। अगर हम पिछली नॉलेज के हिसाब से कहें तो जनरली गैसेस डिसॉल्व्स बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट। यानी जब भी कोई गैस बेटा घुलती है तो हीट निकल जाती है, तो गैस प्लस लिक्विड सॉल्वेंट और यहां जो सॉल्यूशन बना है, ये वाला प्रोसेस जनरली बच्चों एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और इसीलिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी अकॉर्डिंग टू ली शेड्यूल, और ये अभी हम और डिटेल में देखेंगे। थर्ड फैक्टर प्रेशर। बेटा ये प्रेशर वाला फैक्टर यहां इंपॉर्टेंट है। पिछली बार हमने कहा था सॉलिड या लिक्विड में प्रेशर का कोई रोल था नहीं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड इन लिक्विड में। लेकिन अगर गैसेस को लिक्विड में घोलना है तो प्रेशर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये कोई एक सॉल्वेंट है, सपोज वाटर है या कोई और सॉल्वेंट है, इसके ऊपर यहां गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और गैस के पार्टिकल्स जो भी पर यूनिट एरिया फोर्स लगा रहे हैं दैट इज प्रेशर। ये यहां पे भी टकरा रहे हैं और जगह भी टकरा रहे हैं। अगर यहां पे ये टकराएंगे तो यहां से ये अंदर भी चले जाएंगे, इस सरफेस से अंदर की ओर चले जाएंगे, दैट इज डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये देखा गया अगर यहां पिस्टन लगा दें और पिस्टन का ये नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट करते जाएं, दैट मींस यहां इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं। जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा कम वॉल्यूम में ज्यादा गैस आ जाएगी, तो यहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा, और जितना प्रेशर ज्यादा है उतने ही पार्टिकल ज्यादा अंदर आ जाएंगे। जरा ये ध्यान रखना, यहां के प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर स्टेट, और ये वाली चीज डिसॉल्व होके गई, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी इन सॉल्यूशन। प्रेशर ऑफ गैस या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जितना ज्यादा होगा उतना ही गैस इस लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल होगी। क्यों ज्यादा सॉल्युबल है? प्रेशर का मतलब है फोर्स पर यूनिट लेंथ एरिया। यहां ये गैस के पार्टिकल आगे टकरा रहे हैं और टकराने के बाद हाई प्रेशर होने की वजह से डिसॉल्व भी हो जाएंगे। तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में उतनी ही ज्यादा है। इस चीज की स्टडी जो डिटेल में की गई है दैट इज बाय हेनरी, और इसे हम कह देते हैं हेनरी लॉ। तो बच्चों जो अगली हेडिंग हमारी है दैट इज हेनरीज लॉ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज हेनरी लॉ। तो अगर एग्जाम में आता है कि विलियम हेनरी का लॉ क्या है या हेनरीज लॉ क्या है, तो ही गेव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर ऑफ गैस एंड इट्स सॉल्युबिलिटी इन सॉल्यूशन।
तो एक रिलेशन दिया है इन्होंने कि यहां प्रेशर कितना है और यहां इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. More the pressure of gas, more its solubility in solution. और ज्यादा पार्टिकल्स घुले हैं, ज्यादा मास घुला है, दैट मीन्स मोल्स भी ज्यादा घुले हैं. तो हेनरी ने इस चीज को कह दिया था अल्टरनेटिवली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. बस ये ध्यान रखना, ये क्या है, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर स्टेट. वेपर स्टेट में गैस का कितना प्रेशर है. और बच्चों ये क्या है, ये टर्म क्या है, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन. मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन. तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन है, इनके बीच में रिलेशन. सपोज ये ऑक्सीजन गैस है, तो पानी के ऊपर ऑक्सीजन लगी, लेकिन एयर में तो नाइट्रोजन भी होगी और भी गैसेस होंगी, इनर्ट गैसेस हैं. तो हमें सिर्फ अभी प्रेशर किसका देखना है. अगर आप सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की देख रहे हो तो प्रेशर भी सिर्फ ऑक्सीजन का देखना है. तो जितना ऑक्सीजन का प्रेशर ऊपर ज्यादा होगा उतना ही ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा आ जाएगी. मोर द पार्शियल प्रेशर, मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी. और इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज हेनरी कांस्टेंट. इन जनरल हम इसे ऐसे लिख देते हैं, दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज टर्म्ड एज हेनरी कांस्टेंट. बच्चों ये हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे. नेचर ऑफ गैस मतलब अमोनिया के लिए हेनरी कांस्टेंट कुछ और है, CO2 के लिए कुछ और है, ऑक्सीजन के लिए कुछ और है. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस. सेकेंड थिंग, अगर हम इसको और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, एलोबरेट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. वो गैसेस जो ज्यादा सॉल्युबल हैं उनका हेनरी कांस्टेंट कम है, ठीक है. और सॉल्युबल ज्यादा कौन सी होती है, विच हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो मोर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लेस द हेनरी कांस्टेंट. ये आप सोच सकते हैं. सेकेंड फैक्टर, हेनरी कांस्टेंट के लिए हम कह सकते हैं अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर सपोज 1 एटमॉस्फेयर है, इन दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट आ गया, तो अगर किसी गैस का KH ज्यादा होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन कम होगा. दैट मींस एट कांस्टेंट प्रेशर KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी. अगर प्रेशर कांस्टेंट है बेटा तो हेनरी कांस्टेंट जिसका ज्यादा है, जिसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी. क्लियर. तो जनरली क्वेश्चन देते हैं, दो गैसेस हैं A एंड B, दोनों के हेनरी कांस्टेंट गिवन है, तो 10 की पावर को स्पेशली ध्यान दीजिएगा, जनरली नेगेटिव पावर्स होती हैं, तो यहां मिस्टेक नहीं हो. तो जिसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. हेनरी कांस्टेंट की यूनिट्स, अगर आपका ऐसा फॉर्मूला है तो प्रेशर की यूनिट्स में है, इक्वल टू के इधर और इधर यूनिट सेम होनी है बेटा. यहां पे मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस है और यहां प्रेशर की जो यूनिट आएगी वही हेनरी कांस्टेंट की आएगी. ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल करते समय इसे स्पेशली देखेंगे. उन्होंने अगर हेनरी कांस्टेंट दे रखा है तो उसकी यूनिट क्या गिवन है. अगर बेटा प्रेशर वाली यूनिट गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे. एक आध क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिसमें एनसीईआरटी में ही, जिसमें हेनरी कांस्टेंट की यूनिट प्रेशर इनवर्स गिवन है, तो कॉमन सेंस लगाना है. अगर प्रेशर इनवर्स है तो ये xg मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू KH इनटू दिस होगा. इज इट क्लियर. वो हम साथ में करेंगे. तीसरा है टेम्परेचर. बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हेनरी कांस्टेंट बढ़ जाता है. प्रैक्टिकली करके देखा है, ये केमिकल काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं. विद राइज इन टेम्परेचर हेनरी कांस्टेंट इंक्रीजेस. और अगर बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम हो. तो जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं हेनरी लॉ पे मेनली इस फॉर्मूले से मेनली, लेकिन इसके पीछे का बेस ये है, तो इसलिए आप फोकस इस वाले वर्ड पे करें. दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट इवन दिस.
इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और ये जरा वर्ड ध्यान से लिखें, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर स्टेट, और यहां है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। इसको डायग्रामेटिक समझिए, ये यहां पे ये है प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल मतलब बहुत सारी गैसेस हैं, तो आप उस गैस के लिए जिसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं बस उसी का प्रेशर देखेंगे, कलेक्टिव प्रेशर नहीं देखेंगे। और यहां सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन आएगा, तो ये प्रेशर है, ये सॉल्युबिलिटी यहां हमें देखनी है। इज इट क्लियर? मोल फ्रैक्शन को मोल अपॉन टोटल मोल लिख सकते हैं और उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बेटा पहले ये अगर हो गया मैं इसे रब कर दूं। इज इट क्लियर? फॉलोड बाय, मिटा रहा हूं, तो बच्चों हमारा जो हेनरी लॉ आया वो बेटा ये आया, दैट इज प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, हमने यहां एनजी लिख दिया है, स्मॉल एनजी मोल ऑफ गैस, और कैपिटल एन जो लिखा है बच्चों वो लिखा हुआ है मोल ऑफ सॉल्वेंट। जनरली इन जनरल पानी में अगर ऑक्सीजन गैस देख रहे हो तो ये बहुत कम होगा, तो इन जनरल हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हेनरी कांस्टेंट मोल ऑफ गैस अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। जनरली आपको मोलैलिटी दे देंगे, तो आप जरा ध्यान रखना मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन बना के पुट अप करना है। इज इट क्लियर? बाई चांस मोलैरिटी गिवन है तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिएगा, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या है, फिर उसके हिसाब से इसे रखिएगा। ठीक है, फॉलोड बाय, इसके बाद हमारे हेनरी लॉ बच्चों, इसके बाद हमें जो देखना है दैट इज इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है और लिमिटेशंस क्या क्या है। एक हुआ डेफिनेशन, हेनरी लॉ के लिमिटेशंस क्या क्या है, कहां कहां हेनरी लॉ हमें नहीं लगाना है। ठीक है, ऑब्वियस सी बातें हैं वैसे तो बेटा, आइडियल गैसेस जब तक होती है ना, इसे रिलेट करके रखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा, तब तक हेनरी लॉ वैलिड है। दैट मींस एट वेरी हाई प्रेशर हेनरी लॉ फॉलो नहीं होता, एट वेरी लो टेम्परेचर फॉलो नहीं होता। तो इसकी लिमिटेशन है हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। कॉमन सेंस है, अगर कोई गैस अंदर जाके केमिकली रिएक्ट कर गई, एसोसिएट हो गई, डिसोसिएट हो गई, नहीं, तो अगर कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो गई या एसोसिएट हो गया या डिसोसिएट हो गया तो भी हेनरी लॉ नहीं लगेगा। और अगर बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी है बेटा, वेरी हाई सॉल्युबिलिटी, देन ऑल्सो हेनरी लॉ डू नॉट ओबे। तो हेनरी लॉ के ये 4 लिमिटेशन है, विच आर जनरल लिमिटेशंस, पता है। अब बात करते हैं हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस की। बच्चों हेनरी लॉ के हमारे मेन एप्लीकेशंस क्या हैं? बेटा मेन एप्लीकेशंस जो हमारे यहां क्वेश्चंस आते हैं वो 2 ज्यादा आते हैं, एक स्कूबा डाइविंग का और एक एनॉक्सिया का। स्कूबा डाइविंग इज बेंट्स और एनॉक्सिया एट हाई एल्टीट्यूड, इन दो को देखना है। पहला बेटा स्कूबा डाइविंग, जब सी डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स बहुत अंदर जाते हैं तो एट हाई प्रेशर नाइट्रोजन गैस इज हाईली सॉल्युबल और मोर सॉल्युबल इन ब्लड। ठीक है, तो वो जो सिलेंडर से नाइट्रोजन गैस उसे मिली, वो नाइट्रोजन गैस ब्लड में सॉल्युबल हो गई। बट जैसे जैसे वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, वाटर अंडर वाटर से, डीप सी वाटर से हायर लेवल, ऊपर के लेवल की तरफ आ रहे हैं, प्रेशर कम होता है एंड नाइट्रोजन गैस इवॉल्व इन फॉर्म ऑफ बबल्स। ये जो बबल्स हैं ये कैपिलरी ब्लॉक कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन मोशन को रोक सकते हैं हमारे ब्लड के लिए, फॉलोड बाय यहां कई बार पेनफुल कंडीशंस भी बन जाती हैं और इन पेनफुल कंडीशंस को हम कह देते हैं बेंड्स। तो स्कूबा डाइवर्स
जब पानी में बहुत अंदर गए और वो ऊपर आ रहे थे, तो नाइट्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है उसकी वजह से जो कैपिलरी ब्लॉक हो रही है, पेनफुल कंडीशन आ रही है, दैट इज नोन एज बेंड्स। टू अवॉइड बेंड्स हम जो उन्हें सिलेंडर्स देते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स देते हैं फॉर रेस्पिरेशन पर्पस, इट इज डाइल्यूटेड विद हीलियम। तो उन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन होती है, हीलियम होती है एंड नाइट्रोजन भी है, ठीक है। और हीलियम का यूज इसलिए करते हैं बिकॉज हीलियम इज लेस सॉल्युबल इन ब्लड, एक रीजन। एंड सेकेंड रीजन इज द साइज ऑफ हीलियम एटम इज वेरी स्मॉल as compared to nitrogen molecule, therefore it can easily pass through the cell membranes without affecting them. तो हीलियम इसलिए हमने ऐड किया क्योंकि हीलियम इजीली एस्केप भी हो जाता है, बेंड्स नहीं बनने देता। एंड द सेकेंड वन, जो बच्चों दूसरी कंडीशन है, वो हाई एल्टीट्यूड्स की है, और वहां वाली जो परेशानी है उसे कहते हैं एनॉक्सिया। व्हाट इज एनॉक्सिया? जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, पहाड़ों पे, वहां प्रेशर कम है। बेटा अगर प्रेशर कम है तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी को भी ऑक्सीजन कम मिलेगी, हमारे सेल्स में ऑक्सीजन कम जाएगी, कम डिसॉल्व होगी, और अगर सेल्स में ऑक्सीजन कम है तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन कम मिलेगी। एंड दिस रेस्टलेस कंडीशन इज नोन एज एनॉक्सिया। व्हाट इज एनॉक्सिया? व्हेन एट हाई एल्टीट्यूड इट इज difficult to think properly, that condition is known as anoxia, and it is due to, ये किसकी वजह से हो रहा है बच्चों? It is due to less concentration of oxygen gas. तीसरा एप्लीकेशन, बेटा जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, दैट इज कोल्ड ड्रिंक्स है, शैंपेन है, इनके अंदर हम CO2 डिसॉल्व करते हैं अंडर हाई प्रेशर, और जैसे ही इन बॉटल्स को ओपन किया जाता है अंडर नॉर्मल प्रेशर, तो एकदम से गैसेस बाहर आती हैं, CO2 बाहर आती है विद एफरवेसेंस, ठीक है। तो इसका एक यूज यहां पे भी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, शैंपेन की बॉटल है या कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल है, इनके अंदर जो CO2 डिसॉल्व है, इट इज एट हाई प्रेशर, और जैसे प्रेशर कम करते हैं द गैस एस्केप्स आउट, ठीक है। तो ये हमारे एक तरीके से एप्लीकेशन हो गए हेनरी लॉ के। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे अमोनिया की बॉटल, लिक्विड अमोनिया को खोलने से पहले हमें अच्छी तरीके से चिल आउट कर लेना चाहिए। वाई? क्योंकि बच्चों लिक्विड अमोनिया का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, हम जैसे ही उसको ओपन करेंगे अमोनिया बॉटल को, तो ड्यू टू लेस प्रेशर इट मे ऑल्सो कॉज एक्सप्लोजन, इसलिए दिस वन। या एट कोल्ड एटमॉस्फियर, कोल्ड क्लाइमेट, एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल। रीजन क्या है बेटा? जब क्लाइमेट कोल्ड होगा तो टेम्परेचर कम है, KH कम है, KH कम है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज्यादा है, तो एट लो टेम्परेचर देयर इज मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन वाटर, therefore the aquatic species are more comfortable. अब हमें जो यहां फोकस करना है बेटा नेक्स्ट इसमें, दैट इज न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे बनानी है ऑफ हेनरी लॉ। तो पहले हम इतने को रिकैप करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल अप्रोच पे आ जाएंगे। बेटा आज अभी तक हमने जो पढ़ा है दैट इज सॉल्युबिलिटी पढ़ा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ, पहले पढ़ा हमने सॉलिड और लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था और नेचर पे। टेम्परेचर में एंडोथर्मिक सॉल्युबल भी थे, एक्सोथर्मिक भी, इसे ध्यान रखना है। दूसरा हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और इसमें जो मेन हमने पढ़ा फैक्टर दैट इज प्रेशर, और प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसे हेनरी कांस्टेंट की या हेनरी की लैंग्वेज में कहें तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। क्लियर? अब हमें इसके न्यूमेरिकल अप्रोचेस बनानी है। क्लियर है बच्चों यहां तक?